जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम चो वडक्कम खंबा गड़ी खुरुम जारी खुमनो चिबई। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो ऐसे ही हंसते रहिए, सभी को हंसाते रहिए, साथ ही हमारे चैनल एडुटेनमेंट बाय हर्ष के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी रिवर्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि भारत को नदियों का देश कहा जाता है, जी हाँ, भारत को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ नदियाँ बहुत हैं, ठीक है। भारत में लगभग 4000 से ज़्यादा क्या है भाई, छोटी या बड़ी नदियां हैं। इतनी ढेर सारी नदियां हैं, लेकिन क्या हमें 4000 नदियां पढ़नी है? नहीं भाई, हमें अपनी मुख्य नदियों के बारे में पढ़ना है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जिनका हमारे देश के लिए कुछ महत्व है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि नदियाँ, देखिए आपको भी पता है कि नदियाँ जो होती हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है, तो वो पहाड़ों के बीच से ही निकलती हैं, ठीक है। अब वो पहाड़ों से क्यों निकलती हैं? क्योंकि पर्वतों पर क्या जमा होते हैं, ग्लेशियर बने होते हैं। जैसे जैसे ग्लेशियर, वो ग्लेशियर बर्फ़ का एक बहुत बड़ा मैदान होता है, ठीक है। और वो जैसे जैसे पिघलता जाता है वैसे वैसे नदियों में रफ्तार, यानी नदियों में पानी की मात्रा बनी रहती है और नदियाँ अपना बहाव आगे की ओर बढ़ाती हैं। अब ये नदियाँ आगे जा करके समुद्र में गिर जाती हैं, ठीक है। भारत की ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक है। जिस भी नदी का उद्गम कहाँ से होता है भाई? पर्वतों से होता है, और वो आगे जा करके यदि समुद्र में मिल जाती है, ठीक है, तो उसे ही हम मुख्य नदी कहते हैं, ठीक है। मुख्य नदी या मेन रिवर कह लीजिए, ठीक है। मेन रिवर हमेशा समुद्र में जरूर मिलेगी, ठीक है। इसका मुहाना कहाँ पर रहेगा भाई? समुद्र पर रहेगा, याद रखिए। वो चाहे गंगा नदी हो, वो चाहे सिंधु नदी हो, वो चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, वो चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे महानदी हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे जो भी नदियाँ हो, जो भी जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं, उनका मुहाना कहाँ रहेगा भाई? समुद्र में, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। अब इनसे मान लीजिए कोई छोटी नदी है, ठीक है। मान लीजिए ये गई एक नदी, इधर से एक नदी गई, इधर से एक नदी गई, ऐसी कोई भी नदी जो सीधे जिसका मुहाना कहाँ ना हो, समुद्र में, यानी कि ऐसी नदी जो समुद्र में ना गिरे बल्कि उस नदी के साथ जुड़ जाए जो नदी समुद्र में जा रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सहायक नदी कहेंगे, यानी ट्रिब्यूटरी कहेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ऐसी कोई भी नदी, छोटी नदी, कम गहरी नदी जो कि किसी बड़ी नदी के साथ मिल जाए और वो बड़ी नदी समुद्र में गिर रही हो, तो उस मुख्य नदी की, उस नदी को क्या कहा जाएगा? सहायक नदी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। वैसे तो नदियों का नाम ज़्यादातर फीमेल ही होता है, ब्रह्मपुत्र को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मेन नदी क्या होती है? जो नदी कहाँ पर चली जाती हो भाई? तो समुद्र में मिल जाती हो, आगे जा करके सागर में मिल जाती हो, तो उसे मुख्य नदी कहा जाता है। अगर जो नदियाँ डायरेक्ट समुद्र में नहीं मिलती हैं, ठीक है, बल्कि किसी बड़ी नदी के सहारे जाकर के समुद्र में गिरती हैं, उनका पानी किसी बड़ी नदी में चला जाता है, तो वो जो छोटी नदियाँ हैं उन्हें हम उस बड़ी नदी की क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, यानी सहायक नदियाँ कहेंगे। इतनी चीज़ समझ में आई? अब देखिए, इसका मतलब ये एक सिस्टम बना कि भाई सहायक नदियों का पानी मुख्य नदी में जाएगा और मुख्य नदी का भी पानी सहायक नदियों के साथ आगे बढ़ करके समुद्र में मिल जाएगा। ये सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। इसी सिस्टम को नदी तंत्र कहा जाता है। यानी कि कोई भी नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम में कौन सी दो नदियां होंगी? तो पहली तो मुख्य नदी होगी, दूसरा उसकी सहायक नदियां होंगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें मुख्य नदी के बारे में पढ़ना है और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसे ही नदी तंत्र कहा जाता है। अब समझिए नदी तंत्र बेसिन क्या होता है। देखिए, कोई भी रिवर सिस्टम होगा तो उस रिवर सिस्टम में कई सारी नदियाँ होंगी और वो कई सारी नदियाँ मुख्य नदी के साथ साथ कई सारे क्षेत्र को क्या कर रही होंगी? सिंचित कर रही होंगी, यानी उस नदी का पानी कई क्षेत्रों में जा रहा होगा, ठीक है। जितने क्षेत्र तक में उस नदी का पानी जा सकता है या वहाँ से आ सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उस नदी तंत्र का बेसिन कहते हैं, ठीक है। समझिएगा ध्यान, नदी तंत्र बेसिन क्या है? तो किसी भी नदी तंत्र का,
ठीक है। किसी भी नदी तंत्र का जल जितने क्षेत्र को सिंचित करता है, जितने एरिया तक को, जैसे आपके अगर आसपास कोई भी नदी है, जैसे हमारे आसपास गंगा नदी है, तो गंगा नदी के आसपास जितने क्षेत्र को गंगा नदी से पानी मिलता है वो सभी क्षेत्र गंगा के बेसिन में आ जाते हैं, ठीक है, गंगा के बेसिन में, ठीक है। पहली बात, किसी पर्टिकुलर एक नदी का कोई बेसिन नहीं होता, पूरे के पूरे रिवर सिस्टम का ही बेसिन होता है। तो भारत में सबसे बड़ा अगर रिवर बेसिन देखेंगे तो गंगा का है, ठीक है, क्योंकि गंगा की कई सारी सहायक है, ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, ठीक है, गंडक, कोशी, भागमती, महानंदा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, ठीक है, यमुना नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, काली सिंध, बेतवा केन, इतनी सारी ढेर सारी नदियाँ इसकी सहायक हो जाती हैं कि ये बहुत बड़े क्षेत्र को, पूरे यूपी को, उत्तराखंड को, ठीक है, साथ ही साथ बिहार को, बंगाल को, मध्य प्रदेश को सिंचित करती है। इसमें पूरे भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन किस रिवर सिस्टम का है, तो गंगा रिवर सिस्टम का, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं जो आपको काम देगी। तो आइए समझते हैं कि नदी तंत्र का बेसिन क्या है और उसकी ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है भाई, बहुत फेमस ट्रिक है, सभी को पता होगी। गधा कभी सिंह की गोद में नहीं बैठ सकता, ठीक है भाई, गधा कभी सिंह की गोद में नहीं बैठ सकता। और कृष्णा कभी ब्रह्मा से महान नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे पहले गधा से आप गंगा याद रख लीजिए, उसके बाद सिंह से आप सिंधु याद रख लीजिए, ठीक है, गोद से आप गोदावरी याद रख लीजिए, कृष्णा तो नाम ही से पता है, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की नदी, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र याद रख लीजिए, महान से महानदी याद रख लीजिए, और नहीं से नर्मदा, ठीक है। टोटल 7 नदियां हैं, गंगा, उसके बाद सिंधु, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र, और उसके बाद महानदी और नर्मदा, ठीक है। ये है क्रम, किसका क्रम, नदी तंत्र के बेसिन का। यानी भारत में अगर सबसे ज़्यादा किसी नदी के द्वारा सिंचित, किसी नदी तंत्र द्वारा किसी क्षेत्र को सिंचित किया जाता है तो वो है गंगा नदी तंत्र। उससे छोटा सिंधु नदी तंत्र, जिसे इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद महानदी, महानदी के बाद नर्मदा, ठीक है। आपको बता दिया उसका कारण भी क्या है कि 75 तो भाई साहब क्या है, उसकी सहायक नदियाँ हैं। अभी जब हम लोग याद करेंगे या देखेंगे उसमें मैप में तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उससे छोटा सिंधु का, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, कई सारी नदियाँ, नुब्रा, श्योक, ये सब नदियाँ मिल करके दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र बेसिन तैयार करती हैं, ठीक है, जिससे ज़्यादातर फायदा किसको होता है, पाकिस्तान को होता है, भारत को उससे कम ही फायदा होता है, ठीक है। फिर उसी तरह गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। तो इसको याद करने के लिए आप गधा सिंह की गोद में कभी नहीं बैठ सकता, सीधी बात है, गधा कभी सिंह की गोद में नहीं बैठ सकता। दूसरा, कृष्णा ब्रह्मा से कभी महान नहीं हो सकता, सबसे आसान ट्रिक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नदियों को पढ़ना। तो आइए सबसे पहले हम उत्तर भारत की नदियों को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसे सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु नदी तंत्र। यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, तो इंडस रिवर सिस्टम में। तो अब सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में जानते हैं। सिंधु नदी उत्तराखंड के उत्तर से, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। जी हाँ, सिंधु का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पास से अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम तो मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत में। तिब्बत अब चाइना के अंडर में है, चाइना के अंडर में है, ठीक है। और वहीं पास कैलाश पर्वत भी है, जहाँ हमारे भोले बाबा रहते हैं, ठीक है। तो कैलाश पर्वत के पास ही है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील से। अब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक हिमाचल प्रदेश के बल्लाचा दर्रे से निकलती है, ठीक है, और जम्मू कश्मीर से होते हुए किस में मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चेनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चेनाब। दूसरी नदी बैरीनाग झील से निकलती है, जिसका नाम है झेलम, और ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए किस में मिल जाती है, तो चेनाब में मिल जाती है। चेनाब कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में बल्लाचा दर्रा है, वहीं से निकलती है कौन, तो चेनाब नदी। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। दूसरी सहायक झेलम, झेलम निकलती है जम्मू कश्मीर बैरीनाग झील से और भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए कहाँ मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है। तीसरी
तीसरी नदी भी निकलती है कहाँ से भाई, तो वो हिमाचल प्रदेश, नाम है उसका रावी। रावी भी निकलती है और पंजाब से होते हुए मिल जाती है किस में, चिनाब में। चौथी नदी सतलज। सतलज का उद्गम भी मानसरोवर झील के पास से होता है। राकस ताल एक झील है, वहीं से सतलज नदी का भी उद्गम होता है, ठीक है। तो सतलज नदी भी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के निचले भाग से होते हुए, पंजाब के निचले भाग से होते हुए मिल जाती है किस में, तो चिनाब में, ठीक है, ठीक है। तो झेलम भी चिनाब में मिलती है, रावी भी चिनाब में मिलती है, सतलज भी चिनाब में मिलती है। लेकिन चिनाब चूंकि अल्टीमेटली जाके कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है, इसलिए ये सभी किसकी सहायक हो जाती हैं, सिंधु नदी की सहायक। तो सिंधु नदी की कितनी सहायक है, झेलम, चिनाब, रावी और ये थी सतलज। अब एक और नदी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से निकलती है, नाम है उसका व्यास। और व्यास नदी सतलज में मिल जाती है, पंजाब में सतलज से मिल जाती है कौन सी, व्यास नदी। तो कुल 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ठीक है। टोटल 5 नदियां सिंधु में मिल जाती हैं। किस ओर से, तो अगर दिशा देखेंगे तो सिंधु नदी जा रही है इधर, ठीक है, सिंधु नदी जा रही है इधर, तो इसका दाहिना ये हुआ और बायां ये हुआ। तो बाईं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं सिंधु में, तो 5 नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। सबसे बड़ी सहायक, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक तो चिनाब। अब आपको बता दें सिंधु नदी की लंबाई टोटल 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर है। लेकिन चूंकि ये भारत के बहुत कम हिस्से से होकर के जाती है, तो ये भारत के कितने हिस्से से होकर जाती है, तो 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है भारत में, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। सतलज का उद्गम मानसरोवर झील के पास है, कौन सी, राकस ताल झील, ठीक है। 3 मुख्य नदियां, चिनाब, रावी और व्यास, इन तीनों का उद्गम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चिनाब बड़लाचा दर्रे से निकलती है, ये उद्गम स्थान याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन में। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बिल्कुल आसान, मानसरोवर झील, तिब्बत में, मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत में है। सतलज नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील के पास राकस ताल झील से होता है, ठीक है। अब झेलम, बैरीनाग झील, झेलम, बैरीनाग झील, झेलम नदी का उद्गम बैरीनाग झील इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बना के चिनाब में मिल जाती है। चिनाब, रावी, व्यास, चिनाब, रावी, व्यास तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। चिनाब निकलती है बड़लाचा दर्रे से और रावी और व्यास निकलती हैं, रावी और व्यास किससे निकलती हैं बताया हूं अभी, बताइए, नहीं बता रहे। चिनाब किससे निकलेगी, बड़लाचा दर्रे से, और रावी और व्यास रोहतांग दर्रे से निकलेगी, याद रखिए, ठीक है। रोहतांग दर्रे से, रा से रोहतांग, रा से रावी और व्यास, ठीक है, रा से रावी और व्यास। रोहतांग दर्रे में से उद्गम होता है किनका, रावी और व्यास का, ठीक है भाई। और व्यास किससे जाकर के मिल जाती है, सतलज से, सतलज मिल जाती है चिनाब से, और चिनाब मिल जाती है सिंधु से। तो सिंधु की कितनी सहायक, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। अब देखिए ये रहा तो सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु की और भी सहायक हैं जो दाहिनी ओर से उससे मिलती हैं। एक का नाम है श्योक, और श्योक की सहायक ही है नुब्रा, श्योक, नुब्रा। और इधर से पीओके की तरफ से एक नदी आती है, नाम है उसका गिलगित, ठीक है, गिलगित। तो सिंधु की बाईं ओर से कितनी सहायक नदियां हो गई, तो 5, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। दाहिनी ओर से श्योक, नुब्रा, गिलगित, श्योक, नुब्रा, गिलगित, श्योक, नुब्रा, गिलगित, ठीक है भाई। इतनी चीज याद होगी। बताइए अब कैलाश मानसरोवर से किन 2 नदियों का उद्गम हो रहा था, तो सिंधु का और सतलज का। हिमाचल प्रदेश से कितनी नदियों का उद्गम हो रहा था, तो चिनाब, रावी, व्यास का। जम्मू कश्मीर से झेलम नदी का, झेलम नदी बैरीनाग झील से निकलती है, पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बनाते हुए मिल जाती है किसमें, चिनाब में। अब एक और क्वेश्चन, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ बसा है, तो झेलम नदी के किनारे, ठीक है। और चिनाब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, जम्मू, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है जम्मू। और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अब एक और चीज, सिंधु जल समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता कब हुआ भाई, 1960, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, किसकी अध्यक्षता में, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, ठीक है। 2 देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ, सिंधु जल समझौता हुआ। अब ये क्या था भाई, तो
जो आपको ऊपर की 3 नदियां दिख रही हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका 80% पानी का जो प्रयोग है, जो यूज है, वो कौन करेगा? पाकिस्तान। बाकी बचे पानी का यूज इंडिया करेगा। यानी केवल 20% पानी का ही यूज कर सकते हैं हम किन 3 नदियों का? तो सिंधु, झेलम, चिनाब। बाकी रावी, व्यास और सतलज का यूज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सिंधु, झेलम, चिनाब का यूज हम कितना करेंगे? तो उसके कुल पानी का हम 80% भाग नहीं यूज करेंगे, केवल और केवल 20% भाग यूज करेंगे। ये समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। इसे क्या कहते हैं? सिंधु जल समझौता कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। क्या आज अगर हम इस समझौते को तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं बाबू, क्योंकि सिंधु का इतना पानी है, झेलम का इतना पानी है और चिनाब का इतना पानी है, और पानी को रोकने के लिए हमारे पास व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। क्या वो है? हम अपने यहाँ के बाढ़ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बताइए। तो क्या आज के समय में अगर हम सिंधु जल समझौता तोड़ना चाहते हैं तोड़ सकते हैं? नहीं, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं। हम उस पानी को रखेंगे क्या? इतना सारा पानी स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। इसलिए आज भी हम सिंधु, झेलम, चिनाब का केवल और केवल 20% पानी का ही यूज करते हैं। बाकी बचे 80% पानी का यूज पाकिस्तानी करता है, ठीक है। बाकी नीचे की नदियों का यूज हम लोग करते हैं, चिनाब, रावी, व्यास, ठीक है। और ये सतलज और व्यास जहाँ जाकर मिल जाती है, वहीं पास हरके बैराज बनाया गया और वहाँ से एक नहर निकाल दी गई है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नहर है। नाम है उसका इंदिरा गांधी नहर। कहाँ से निकाली गई है भैया? हरके बैराज नामक जगह से, ठीक है, सतलज और व्यास के पास। और आपसे पूछा जाएगा भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर, ठीक है। और भी छोटी छोटी सहायक हैं, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम लेवल पे इन्हीं नदियों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सिंधु की सहायक झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। उसके बाद श्योक, नुब्रा, गिलगित, श्योक, नुब्रा, गिलगित। इन सब नदियों में इतनी ऊंचाई पर हैं कि टेम्परेचर डाउन होने के कारण माइनस में टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण ये नदियाँ बर्फीली रहती हैं, ठीक है। यानी बर्फ से जमी हुई रहती हैं, बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। तो इनमें पानी आप इसके ऊपर चल सकते हैं, लेकिन कभी कभार कोई कोई धंस के गिर भी सकता है, ठीक है। तो इन नदियों पर ज़्यादातर समय पर क्या होता है कि बर्फ से ये जमी हुई होती हैं, ढकी हुई होती हैं। अब दूसरा हम लोग रिवर सिस्टम समझेंगे, नाम है उसका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो आइए, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। तो अब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ना। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भाई सीधी सी बात है, कहाँ से होगा? तिब्बत के मानसरोवर झील से ही होता है। जी हाँ, तीन बड़ी नदियों का उद्गम कहाँ पर होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछ लिया जाएगा किस ग्लेशियर से उत्पन्न होती है या उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, तो आप बताएंगे चेमा युंग डुंग। जी हाँ, थोड़ा सी नाम है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा किस हिमनद से होता है, किस ग्लेशियर से होता है? तो चेमा युंग डुंग। लेकिन जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है या उद्गम स्रोत क्या है? तो मानसरोवर झील। अब ये तिब्बत से होते हुए आती है, यानी चाइना से, और भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। लेकिन जब ये तिब्बत में जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो तिब्बत के लोग या चाइना के लोग इसे सांगपो कहते हैं। इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं, यानी भारत वाले ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं, लेकिन तिब्बत वाले लोग क्या कहते हैं? सांगपो। और चाइना वाले लोग इस नदी को प्योंगयोंग कहते हैं, प्योंगयोंग, ठीक है। चाइना वाले इस नदी को क्या कहते हैं? प्योंगयोंग, ठीक है। तिब्बत से उद्गम होता है इसका, और ये आती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहाँ इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है दिबांग। तो उसके नाम से हम इसे, या अरुणाचल प्रदेश वाले लोग इसे ब्रह्मपुत्र या सांगपो या प्योंगयोंग ना कहकर दिबांग बुलाते हैं। क्या कहते हैं? दिबांग, ठीक है। दिबांग छोटी सी नदी है, मिल जाती है इसी में, और दिबांग कहा जाता है उस क्षेत्र में। जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तब इसे भारत के लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और असम के बाद ये सीधा बांग्लादेश से प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये तीन देशों का सफर तय कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों का सफर तय कर रही है। सबसे पहले चाइना, उसके बाद भारत, और उसके बाद बांग्लादेश। चाइना के लोग इसे सांगपो या प्योंगयोंग कहते हैं, भारत में इसे मेनली ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश वाले इसे जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है? जमुना, याद रखिएगा, यमुना नहीं, जमुना। यमुना गंगा की सहायक है, इसका नाम जमुना है, ठीक है, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी के 3 नाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि तिब्बत या चाइना वाले लोग सांगपो या प्योंगयोंग कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग कहते हैं। यानी भारत में जब ये प्रवेश करती है तो इसे असम वाले क्षेत्र में ही ब्रह्मपुत्र बुलाया जाता है, और उसके पहले अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में इसकी एक सहायक है दिबांग। वो जब मिल जाती है तो इस नदी का नाम दिबांग हो जाता है, ठीक है। और आगे जब बढ़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश वाले लोग इसे जमुना कहते हैं, ठीक है।
अब इसकी सहायक देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी सहायक, जैसे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब थी, उसी तरह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक है तीस्ता नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक तीस्ता। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक है तीस्ता, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक तीस्ता। अब दूसरी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, नाम है उसका लोहित। ठीक है, लोहित। अब ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है, तो ये सारी नदियां हिमालय से ही निकलती है। ठीक है, लोहित। और एक और नदी निकलती है, नाम है उसका मानस। ठीक है, तो 3 नदियां, तीस्ता, लोहित, मानस, तीस्ता, लोहित, मानस। और आपको पहले ही एक बता दिए थे, एक नदी थी दिबांग, जिसके कारण हम ब्रह्मपुत्र को दिबांग कह रहे थे, और उसी के बगल से एक नदी दिहांग निकलती है। 2 नदियां, इधर से दिहांग, उधर से दिबांग। DH मीन्स आप समझ जाइएगा, दिहांग, उधर थोड़ा जगह कम है इसलिए लिख दे रहा हूं, DB, दिबांग। ठीक है, दिहांग, दिबांग, 2 सहायक नदियां। जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी 2 सहायक नदियां, दिहांग, दिबांग। उसके बाद सबसे बड़ी सहायक तीस्ता, उसके बाद लोहित, फिर मानस। ठीक है, और कौन कौन सी सहायक है? तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड से निकलती है एक नदी, नाम है उसका धनश्री, नाम है उसका धनश्री। धनश्री अगर आपको याद हो तो युजवेंद्र चहल की पत्नी का नाम भी शायद धनश्री है, मे बी, पता कर लीजिएगा, लेकिन धनश्री नदी के नाम है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? नागालैंड से। किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है, धनश्री। और इसी के ऊपर से निकलती है, नाम है उसका सुब्रनाश्री। आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, सुब्रनाश्री किस नदी की सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी है? तो ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहले दिहांग, दिबांग, दिहांग, दिबांग, तीस्ता, लोहित, मानस, तीस्ता, लोहित, मानस। नीचे से धनश्री, ऊपर से सुब्रनाश्री। ठीक है, अब और नदी देखते हैं अभी। तो यही नागालैंड से ही एक और नदी निकलती है, नाम है उसका बराक नदी। ठीक है, बराक मिल जाती है किसमें? तो ब्रह्मपुत्र में। देखिए, ये आपको तब आएगा जब आप मेरे साथ क्लास में तो बोलते ही रहेंगे, साथ ही साथ आपके पास एक प्लेन मैप होना चाहिए। इस तरह का आपके पास एक प्लेन मैप होना चाहिए जिस पर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, तिब्बत से होते हुए आएगी, भारत में प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में जाएगी और बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक है, अब जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना कहा जाता है, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है मेनली, और तिब्बत के लोग इसे सांगपो या प्योंगयांग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही प्रवेश करेगी 2 सहायक नदियां, दिहांग, दिबांग, ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, दिहांग, दिबांग। उसके बाद आगे बढ़ेंगी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक तीस्ता, तीस्ता के बाद लोहित, लोहित के बाद मानस। नीचे से नागालैंड से आएगी कौन सी? तो धनश्री, और ऊपर से सुब्रनाश्री। ठीक है, और एक और नदी मिलेगी नागालैंड से आगे बांग्लादेश में जाकर, नाम है उसका बराक। ठीक है, इतनी सारी नदियां हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब चूंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में गंगा रिवर सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, तो उत्तर भारत में मेनली आपको 3 ही रिवर सिस्टम देखने हैं, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा में ही आपको बहुत सारी नदियां देखने रहेंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। ये अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है। इंडस रिवर सिस्टम में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चिनाब है, और ऊपर से देखेंगे तो श्योक, नुब्रा और गिलगित। उसी तरह ब्रह्मपुत्र में अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक तीस्ता है, लेकिन जैसे ही प्रवेश करेंगे तो 2 सहायक दिहांग और दिबांग मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मानस और लोहित मिलेंगे। उससे आगे बढ़ेंगे तो नीचे से धनश्री जाएगी, ऊपर से सुब्रनाश्री, और नागालैंड से ही निकलेगी और बांग्लादेश में जाकर के मिलेगी, नाम रहेगा उसका बराक। ठीक है, तो इतनी सारी नदियां हैं या इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? तो ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत होती हो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।